नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है सार्वजनिक ऋण की चुकौती। दूसरा है बजट खाते के वित्तीयन के लिए जनता सुधार लेना। तीसरा है बजट खाते के वित्तीयन के लिए बैंक को सुधार लेना। और चौथा है बजट खाते के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूरा राइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। मोदी ने इंटरनेट मीडिया पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। यह भारत प्रथम की विचारधारा पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के बाद आडवाणी यह सम्मान पाने वाले भाजपा के दूसरे नेता हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। वे देश के 49वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा हुई है। और यह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और यह देश के 50वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुरस्कार इन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए दिया जाएगा। अगर हम बात करें जो भारत रत्न सम्मान है, इसे प्रथम किसे दिया गया था और मरणोपरांत में प्रथम किसे दिया गया था, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, श्री राजगोपालाचारी। और अगर हम वही बात करें मरणोपरांत की, मरणोपरांत का पहला पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अगर हम बात करें कि 2 विदेशी को यह पुरस्कार दिया गया, जो वह थे नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफार खान, जिनका उपनाम सीमांत गांधी भी है और ये लाल कुर्ती दल के नेता भी रह चुके हैं। और जो यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को, यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और अगर हम बात करें पहले खिलाड़ी जिन्हें यह अवार्ड मिला है, वो सचिन तेंदुलकर है। इन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें पहले संगीतकार की जिन्हें यह सम्मान मिला है, वे हैं एस सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें 1998 में यह पुरस्कार मिला था। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बताएं कि लता मंगेशकर को कब यह पुरस्कार दिया गया था। तो आशा करती हूँ कि भारत रत्न से जुड़े सभी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहले और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्यक शनिवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इससे आत्मनिर्भरता के साथ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। नौसेना को समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलेगी। 3400 टन वजनी यह पोत 110 मीटर लंबा है, जिसे भी आप लोग याद रखें। विकसित भारत का आधार तैयार करेंगे नए रेल गलियारे। रेलवे के प्रस्तावित 3 नए गलियारे से विकसित भारत का आधार तैयार होगा। इससे देश के कुल 40,000 किलोमीटर लंबे ट्रेन बिछाए जाएंगे। 3 गलियारे वर्तमान में सक्रिय 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अलग होंगे और माल ढुलाई के साथ यात्रियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसी आबादी वाले राज्यों में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एवं बेंगलुरु समेत वैसे शहर में आवागमन को सहायता मिलेगी, जिस पर अभी ज़्यादा भीड़भाड़ की आपाधापी होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। और अगर हम बात कर लिए 3 जो रेल गलियारे की हुई है, मतलब तैयार होने की बात की गई है विकसित भारत में, तो कौन से हैं, तो आपको बता दें। पहला है ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, जो सड़क से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और इससे
लॉजिस्टिक ताकत में भी कमी आएगी। और दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी, जो रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों को निर्बाध करने में प्रदान करेगा। और तीसरा है अमृत चतुर्भुज, यह अधिक दबाव बढ़ाने वाले रेलवे नेटवर्क पर भी स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। विकसित भारत के लिए देश के हर राज्य का विकास जरूरी है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। उड़ीसा के संबलपुर में किया लगभग 70,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ उद्घाटन। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में दो दिवस के लिए गए हैं ना उड़ीसा पे, तो उसी की बातें हो रही हैं। अपूर्व चंद्रा स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू नए सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार ने शनिवार को शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में फेरबदल किया। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया और वहीं संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई। और जो अपूर्व चंद्रा है महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र की नियुक्ति को दी है मंजूरी। तो इससे भी आप लोग याद रखिए, आपके परीक्षा पॉइंट में आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हेर फेर हुआ है ना अदला बदली, तो वो आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं लोकसभा का होने वाला है चुनाव, उसी को लेकर चल रही है। और आप लोग बस इतना याद रखिए कि चुनाव कौन कराता है और ये चुनाव होता कैसे है। तो आपको याद है लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसमें जनता स्वयं भागीदार होती है। और यह चुनाव कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है। तो और वर्तमान में कौन है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस जो अभी हमने बताया उसे आप लोग जरूर याद रखिए। यहाँ जो मिला है ना अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार घोषणा हुई है, उन्हीं को लेकर कुछ चर्चा यहाँ पास हुई है। स्वयं सेवक से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिया गया है। यहाँ आप लोग बस इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो आपके परीक्षा पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है। भारत के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वालों की 50 संख्या हो गई है। टोटल 50 लोगों को अब यह हो जाएगी। इससे पहले 48वां जो सम्मान पुरस्कार मिला था 2019 में यह प्रसार किया गया था और 3 लोगों को मिला था, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। और एक बार 4 लोगों को पुरस्कार मिला था और यह 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। पीएम द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश, भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित हो सकती है। केवल एक बार 4 लोगों को मिला गया था 1999 में, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। और 1999 में ही जो भारत के पहले भाजपा नेता थे ना, क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम, उन्हीं प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें भी सम्मान दिया गया था, जिसे भी आप लोग याद रखें। और कब मिला था उन्हें यह पुरस्कार, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भारत के पहले भाजपा नेता थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन से ईडी ने शुरू की पूछताछ, जमीनी घोटाले में इनको ले गई है ना गिरफ्तार करके ईडी, उसी की बात हो रही है। अगर ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। ये इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 1 मई 1956 में। इसका मुख्यालय आप लोग को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। आत्मविश्वास से भरी मोदी सरकार, अंतरिम बजट मोदी सरकार के इसी भरोसे को रेखांकित करता है कि वह तीसरी बार सत्ता हासिल करने जा रही है। अभी आपको पता ही होगा ना कि 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया है। अंतरिम बजट होता क्या है, ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिए।
क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट में से पूछ सकते हैं अंतरिम बजट होता क्या है और पूर्ण बजट क्या होता है। पूर्ण बजट वो होता है जब चुनाव नहीं होने वाला होता है तब पूर्ण बजट लाया जाता है, और अंतरिम बजट वो होता है जो चुनावी वर्ष में आता है। ये पूरे वर्ष के लिए नहीं आता है, और इसमें बता दें कि जितना व्यय होगा और जितना खर्च होगा उसी की बात होती है। और इसमें जो पुरानी जो अचीवमेंट होती हैं, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की अचीवमेंट होती हैं, उन्हीं की बात होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट पाने वाले दलों की सांसद, इसमें कुछ तुलना करके दिया हुआ है, आंकड़े कुछ दिए हुए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग से एक क्वेश्चन और है कि जो इस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, वो उसका क्रम क्या है, वो कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसे भी आप लोग याद रखें। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से और आने वाले परीक्षा के पॉइंट की दृष्टि मतलब पॉइंट व्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से। अद्भुत अलौकिक अतिप्रेम कुंभ, यहाँ कुछ पुस्तकें दी गई हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो पुस्तक पढ़ने में तो इसे भी आप लोग ले सकते हैं। यह जो दी है पुस्तक, यह कृति प्राचीन काल और मध्यकालीन से लेकर ब्रिटिश काल एवं उनके बाद स्वतंत्र भारत में 4 विभिन्न स्थलों में आयोजित होने वाले कुंभ की लोकप्रियता को विस्तार से दर्शाती है। पुस्तक का नाम है भारत में कुंभ और लेखक है धनंजय चोपड़ा। प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली में होगा और इसका मूल्य है 390। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो इसे भी लेके पढ़िए। अगर वही बात कर लें कि जो 4 जगह लगता है ना, 4 शहरों में ये महाकुंभ, ये कब लगता है मतलब और कहाँ कहाँ लगता है, तो हर 4 वर्ष में लगता है, और ये प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में लगता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, और खासकर उत्तर प्रदेश वाले जरूर याद रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस का पेपर भी होने वाला है। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PLI सिर्फ शुरुआत देगी, प्रतिस्पर्धा कायम रहेगी। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उद्योगों के लिए केवल शुरुआत होगी, अगले चलकर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने जानी 14 क्षेत्रों से जुड़ी PLI योजना की प्रगति, भारत को मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनाना PLI का उद्देश्य होगा। PLI मतलब होता है मतलब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन को बात हो रही है। और यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं इजराइल और हमास का एक साइड संघर्ष चल रहा है। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिलेगी, इसे भी आप लोग पढ़िए। और देख रहे हैं कि इस समय भारत के साथ इंग्लैंड का टेस्ट मैच चला है ना, उसी की बातें हो रही हैं, और दूसरे टेस्ट मैच पे भारत ने जीत हासिल की है, उसी की कुछ खबरें दी हुई हैं, आपको पढ़िए। आप तो लोगों को तो इंटरेस्ट होगा ही क्रिकेट में, क्योंकि आप लोग उसी की तो एक एक गेम देखते होंगे। बस आप लोग याद रखें कि कौन से खेल से कौन से खिलाड़ी जुड़े हैं, किस खेल के साथ कौन से खिलाड़ी जुड़े हैं, जो आपके परीक्षा के बारे में से इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। गुसाई भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने को लगा दी थी आग। 1922 में आज ही कांग्रेसी नेता को पुलिस द्वारा पीटे जाने की खबर सुनकर गुसाई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी और 25 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसमें हिंसा घटना से आहत होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब वो होता है कि मतलब जो क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारत था वो पहले गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, तो उन्होंने मतलब अंग्रेज को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। तो मतलब आप लोग से पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था और किस कारण से बंद किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए 1920 में चलाया गया था। और चौरी चौरा हत्याकांड जो घटना हुई थी गोरखपुर में, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। पंडित बिरजू महाराज ने कथक नृत्य शैली को दी नई ऊंचाई। दिग्गज कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में आज ही लखनऊ घराने में हुआ था। कथक उन्हें विरासत में मिली थी। 3 वर्ष की उम्र में ही पिता चाचा से नृत्य प्रशिक्षण लेने लगे। 7 साल की उम्र में संगीत सम्मेलनों में प्रस्तुति देने लगे। भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित अन्य देशों में प्रस्तुति के कारण कथक
को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। अगर हम बात करें, ये कथक जो है ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और हम आपको बता दें कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर उनकी हम बात करें, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। और अभी हाल ही में जो छऊ है उसे शास्त्रीय नृत्य मतलब 9वें नंबर में शास्त्रीय नृत्य घोषित करने की बात हो रही है, लेकिन अभी उसे घोषित नहीं किया गया, लेकिन अभी 8 ही माने जाते हैं। अगर हम बात कर लें कि ये किस किस राज्य के हैं शास्त्रीय नृत्य, तो आपको बता दें जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है और कथक है जो उत्तर प्रदेश का ही हमारा शास्त्रीय नृत्य है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। उड़ीसी उड़ीसा का है और मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। और केरल में 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। तो ये आपके परीक्षा पॉइंट भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसकी हम विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी बजट घाटे के वित्तीयन से जुड़ी नई मुद्रा का सृजन करना। तो चलिए इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। जब सरकार अपने बजट घाटे को उच्च शक्ति वाली मुद्रा के सृजन के माध्यम से वित्त घोषित करती है तो उसके द्वारा मतलब वित्त घोषित करती है और इस प्रक्रिया में मुद्रास्फीति का कारण बनती है, तो जनता के पास पुरानी मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। मौद्रिक आधार किसी मुद्रा की राशि है जो या तो जनता के हाथों में होगी या समान प्रचलों में या केंद्रीय बैंकों के भंडार में वाणिज्यिक बैंक में जमा के रूप में है। नई मुद्रा के सृजन से मौद्रिक आधार में वृद्धि होगी जो बढ़ने में बदले में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगी जो अत्यंत मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। धन्यवाद।